नंबर ऑफ फायर कॉल जो है बढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली वी आर टचिंग एवरी ईयर 30,000 कॉल, मतलब एवरी डे 100 कॉल्स पर डे का एवरेज आ रहा है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर आप कह रहे हैं कि आज के दिन में तकरीबन 100 कॉल्स आती हैं आपको। Yes. किस कैटेगरी के कॉल्स आते हैं सर आप? हर तरह के कॉल आते हैं हमारे पास। दिल्ली फायर सर्विस एक इमरजेंसी सर्विस है जी। अगर हमारे पास कोई बच्चा फंस गया घर के अंदर, हम उसको भी अटेंड करते हैं। एनिमल रेस्क्यू कॉल भी हमारे यहाँ होती है। किसी की भैंस गिर गई है, किसी की गाय फंस गई है, कुएं में गिर गई है, वो भी कॉल को हम अटेंड करते हैं। देखिए, दिल्ली फायर सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन है और करीब 3,200 एम्प्लॉई हैं, सब मिला के, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, फायर ऑपरेटर एंड फायरमैन। हमारे पास अभी 66 फायर स्टेशन है पूरे दिल्ली में, डिफरेंट एरिया में, विच इज लाइकली टू इंक्रीज 70 नेक्स्ट ईयर। 250 के अराउंड फायर टेंडर्स हैं, करीब 30-40 स्पेशलाइज टाइप की व्हीकल हैं, 300 का करीब फ्लीट है हमारे पास। अभी हम लोगों ने बेड़े में अपने जोड़े हैं, छोटे रॉबर्ट जोड़े हैं कि वो रिमोट से चलते हैं, तो इन केस जहाँ पे बिल्डिंग गिरने का डर है या पतली गली है तो इसको हम 100 मीटर दूर से चला सकते हैं। आई एम श्योर सालाना या 6 महीने में या हर महीने आप एक मीटिंग जरूर करते होंगे जिसमें आप ट्रूप्स को मोटिवेट करते होंगे, इन लोगों को मोटिवेट करते होंगे। आप छोटी सी एक बात मेरे को बताइएगा, एक जवान को 30,000 रुपये मिलते हैं। दैट्स इट। ऐसी कौन सी दुनिया में जॉब है कि जब सब लोग बाहर भाग रहे होते हैं तो वो जवान अंदर जा रहा होता है आग में? वो भी जान का खतरा लेके, तो वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है। कमाल है सर। जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, एक बार फिर से आपका स्वागत है कमाल के एपिसोड में। आज का एपिसोड किस बारे में? आपने शहर के अंदर बहुत बार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखी होंगी, जगह जगह आग लगती हुई देखी होंगी। एक से एक बिल्डिंग, हाई राइज से लेके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आग लगते हुए देखी होगी, कभी दुकानों में लगती हुई देखी होगी, कभी फैक्ट्रीज में लगती हुई देखी होगी। हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर इस आग से कौन डील करता है? दिल्ली फायर सर्विस। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर श्री अतुल गर्ग जी के साथ है और उनसे हम समझेंगे इस पूरी दुनिया को कि फायर सर्विस किस तरह काम करती है। फायर ब्रिगेड का जाना, आग को बुझाना, किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह की गाड़ियां होती हैं, किस तरह के इक्विपमेंट है, ये सब के बारे में हम जानेंगे आज इस एपिसोड में। तो अपना समय दीजिएगा और इस पूरे इकोसिस्टम को समझिएगा, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और समझने से ज्यादा सराहना, अप्रिशिएट करना, समझना कि किस तरह का जान की बाजी लगाकर लोग काम करते हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। सर, आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने दुनिया जहान की बहुत सारी फायर सर्विसेज के बारे में सुना है, जाना है, देश विदेश की बहुत सारी फेमस है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे देश की दिल्ली की फायर सर्विस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर ये करने के लिए। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये मौका देने के लिए कि आप दिल्ली फायर सर्विस के बारे में जानेंगे। सर, थोड़ा शुरुआत करते हैं, थोड़ा आपके बारे में जानते हैं सर। आप अपने बारे में बताइए कि आपने दिल्ली फायर सर्विस को कब ज्वाइन किया, क्या रहा ये जर्नी अब तक की, कैसी रही, बताइए सर थोड़ा। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था, या कहा जाए नौकरी की तलाश में था, उस टाइम फायर सर्विस को बहुत कम लोग ज्वाइन करते थे, पर मेरे मन में यह था कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा जी। मतलब बहुत सारे लोग तो होते हैं बाई डिफ़ॉल्ट आ गए, कोई जॉब नहीं मिला आ गए, हाँ पर मैं बाई चॉइस हूँ यहाँ पे। यार, मेरा कस्टम एक्साइज में भी सिलेक्शन हुआ था जी मेरा, बैंक में भी हुआ था जी। मेरा, जो रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज जो अभी IIT है उस टाइम में ब्रांच में वहाँ भी हुआ था। पर मेरा मन उस जगह में जाने का नहीं था। हम लोग यूपी से हैं और उस टाइम में, हमारे टाइम में 2 ही तरह के जॉब होते थे या कोर्स होते थे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, और कोई ज़्यादा कोई कोर्स होता नहीं था। ठीक। सो ये कोर्स निकला कहीं पे नागपुर में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज था MHA का, तो मैंने उसको भर दिया, जबकि उस टाइम सभी लोगों ने मेरे को मना किया कि फायर में कौन जाता है, नोबडी हैज हर्ड इट कि फायर सर्विस भी कोई चीज़ होती है उस टाइम में। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक, 95 से पहले की बात बता, 94 93 की बात है। बट आई डिसाइडेड टू गो डू समथिंग डिफरेंट। दैट्स वाई मैं इस सर्विस में आया, मैंने वो कोर्स किया, फिर इस सर्विस को ज्वाइन किया, बिकॉज मैं रूटीन वाला काम नहीं करना चाहता था जो सब लोग करते हैं। मतलब सर, आपने अपने जब करियर की शुरुआत की तो क्या आप डे 1 से फायर सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं? मैं डे 1 से फायर सर्विस के संग जुड़ा हुआ। मैंने फायर का पहले कोर्स किया, उसके बाद फायर सर्विस को ज्वाइन किया। मैंने अपना कैरियर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से शुरू किया जी। फिर मैं रिलायंस में गया जी। उसके बाद मेरे को प्राइवेट फर्म से हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट में जाना चाहिए, वहाँ आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। जी। तो फिर मैं एक CISF करके ऑर्गेनाइजेशन है, जी, उसमें जी। रहा और फिर CISF से यहाँ पे आया। तो मेरी जर्नी आप अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आर्म फोर्सेज एंड देन पब्लिक सेक्टर, दिस रेगुलर सर्विस में आया मैं। ऐसे में मेरी जर्नी ऐसे हुई। सर, ये जान सकता हूँ इस माइंडसेट की क्या वजह है कि पहले लोग फायर सर्विसेज को उतनी तवज्जो नहीं देते थे? इस माइंडसेट की क्या वजह थी सर? अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ फायर कॉल जो है बढ़ रहे हैं। पहले से आप अगर देखें, अगर आज से 20 साल पहले दिल्ली में कॉल होती थी 5 से 7 हज़ार रुपये, अब नाउ लास्ट
10 ईयर से हमारे पास जो कॉल है, अप्रॉक्सीमेटली वी आर टचिंग एवरी ईयर 30,000 कॉल, मतलब एवरी डे 100 कॉल्स पर डे का एवरेज आ रहा है दिल्ली में. सो कॉल भी, नंबर ऑफ कॉल्स आर गोइंग अप एंड यू नो इंसिडेंट आर गोइंग अप, एक्सीडेंट आर गोइंग अप. सो सर नंबर ऑफ कॉल्स का मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट हो गया? नंबर ऑफ इंसिडेंट सेम, नंबर ऑफ द कॉल वी आर अटेंडिंग. दिल्ली के अंदर आप कह रहे हैं कि आज के दिन में एक दिन में 100 तकरीबन 100 कॉल्स आती हैं आपको? यस. ये क्या है कि गर्मियों में ज़्यादा आती हैं. नाउ समर पीरियड है स्टार्टेड फॉर फॉर फायर सर्विस. जी. मार्च से लेके अगस्त तक कॉल का नंबर ऑफ कॉल होता है 150 पर डे. सर्दियों में वो थोड़ा घट जाता है, तो एवरेज आप 199 कुछ ऐसे आता है हमारे यहाँ. पिछले 10 साल से यही है ऑलमोस्ट. सर इसकी कोई स्टडी है, ऐसा क्यों होता है गर्मियों में ज़्यादा, इसका कुछ हमको अंदाजा है? गर्मियों में बेसिकली इसलिए ज़्यादा होता है, देखिए फायर क्या है, व्हेन द टेम्परेचर रीचेज ए सर्टेन पॉइंट. जी. जब आप एक सर्टेन पॉइंट में पहुंच जाते हैं उसके बाद वो जलना शुरू हो जाती है. जी. तो सर्दियों में ऑलरेडी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, सब चीज़ का टेम्परेचर 4-5 डिग्री है. तो उसको 50 डिग्री तक आने में टाइम लगेगा. जी. गर्मी में ऑलरेडी वो 50 डिग्री हो चुका है, तो इट विल टेक फायर मोर. दैट इज द रीजन. तो एवरेज मेरा जो है अप्रॉक्सीमेट एवरेज कम्स अराउंड 100 कॉल्स पर डे फॉर ए होल ईयर. सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, पूछना चाहूँगा कि इसमें से अगर 150 कॉल्स आ रहे हैं तो 150 में से बड़ी फायर के कॉल्स कितने हैं, जो बहुत ही डेंजरस हैं, या किस तरह की, किस कैटेगरी के कॉल्स आते हैं सर आपको? देखिए हर तरह के कॉल आते हैं हमारे पास. दिल्ली फायर सर्विस एक इमरजेंसी सर्विस है. जी. हम इसमें देखिए अगर हमारे पास कोई बच्चा फंस गया घर के अंदर, चाबी बाहर रह गई, हम उसको भी अटेंड करते हैं. क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे गाँव के पृष्ठभूमि के इलाके भी हैं. जी. हम एनिमल रेस्क्यू कॉल भी हमारे यहाँ होती है, हम उसको भी जाते हैं. उसकी गाय कोई किसी की भैंस गिर गई है, किसी की गाय फंस गई है, कुएं में गिर गई है, वो भी कॉल को हम अटेंड करते हैं. फिर रोड एक्सीडेंट है, कार एक्सीडेंट होते हैं, उनकी भी कॉल आती है. फिर ऐसी भी कॉल आती है, आपने देखा हो किसी ने अपने को जला लिया, वो भी एक कॉल है. कोई पेड़ पे आप चढ़ जाता है, आपने भी देखा हो कोई आदमी पेड़ पे चढ़ गया है और फिर वो चिल्ला रहा है कि जी मेरे को ये कीजिए, मैं कूद जाऊँ. हम उसको भी अटेंड. तो दिल्ली फायर सर्विस हर तरह की कॉल को अटेंड करती है, मतलब जो भी कॉल आती है. दिल्ली फायर सर्विस का केवल काम फायर के अराउंड नहीं है. यही मैं कहना चाह रहा हूँ. एनी सिटीजन इन एनी इमरजेंसी ही कैन कॉल अस एंड वी विल रिस्पॉन्ड. आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमने ऐसी भी कॉल अटेंड की है, अब भी करते हैं, कि एक लेडी का फ़ोन आ गया घर में सांप निकल आया. हमने कोई सांप पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं ली है, बट पहले हमारे फायरमैन थोड़े, तो मैंने कहा उस लेडी को अगर 4 आदमी तुम चले जाओगे तो उसको कुछ सपोर्ट तो मिल जाएगा. टू हुम शी शुड कॉल, एटलीस्ट वी कैन गो, वी कैन. आता आपको भी नहीं है उसको, पर लेडी को एक तसल्ली हो जाएगी 4 आदमी आए हैं, तुम भगा. तो हम वो कॉल भी अटेंड करते हैं. मैंने कहा एनी सिटीजन इन डिस्ट्रेस विल गो, हम उसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे, जितनी भी होगी और करेंगे. तो ये एक दिल्ली सर्विस का आप कह सकते हैं हमारा मोटो है. कोई भी आदमी, और हमारी सर्विस की कोई भी चार्ज नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. हम लोग कोई चार्ज नहीं करते, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे घर की फायर हो, रेजिडेंसी की फायर हो. तो हमारा ये काम है. तो कोई भी सिटीजन किसी भी तरह की तकलीफ में है, तो वी विल रिस्पॉन्ड और विल गोइंग टू हेल्प देम. ये हमारी सर्विस का मोटो है. कमाल है सर. मुझे नहीं लगता कि हमारी ऑडियंस को, या मुझे ये पता था कि हम तो सोचते थे कि फायर सर्विस का काम केवल जहां आग लग जाएगी वहां पहुंचना है, पर किसी भी तरह का इंसान जो दिल्ली के अंदर परेशानी के अंदर है वो आपको कॉल कर सकता है. yes. सर तो पुलिस और आप में फर्क जो हो गया, अगर उसको हम समझना चाहें तो क्या होगा सर? इसमें देखिए पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए आती है. मर्डर हो गया जी, और एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई जी, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, सिक्योरिटी इशू है. हम जो कॉल करते हैं वो डिस्ट्रेस का, आप किसी परेशानी में फंस गए जी, आप कार में फंस गए, आपका बच्चा घर के अंदर बंद हो गया, अब ताला नहीं खुल रहा है, आपका जानवर गिर गया है, आपकी बिल्ली गिर गई है, ये एक डिस्ट्रेस, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग भी है. जैसे मैं आपको इसमें कहना चाहूँगा इस टाइम में जी, ये प्रीतमपुरा के एरिया के आसपास की एक कॉल है, उसमें एक आग लगी, रात में आग लगी, और हमने टीम रिस्पॉन्ड की. हमारे लोगों ने हर एक डोर को नॉक करके, क्योंकि रात का टाइम था, कुछ सो रहे थे, कुछ थे, उन सबको उठाया कि आग लगी, आप लोग बाहर निकलिए जी. हमने पूरी बिल्डिंग को खाली करा ली जी, और मैं कॉल पे था, मतलब मैं ऑनलाइन था. मैंने वाइंड अप की, सब बच गए, बोले सारे बच गए, आग बुझा दी, तो वाइंड अप हो गया. धुआं तो 2-3-4 घंटे तक रहता है जी. तो मेरे को वो मेरा अफसर कॉल करता है कि सर एक सरदार जी आ गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा कुत्ता अंदर रह गया, आप उसको लेके आओ. और हम निकल चुके हैं, और वो कह रहा नहीं, वो तो मेरे बेटे जैसा है, और उसको तो आपको लाना पड़ेगा. और टीम वाइंड अप कर चुकी है? टीम वाइंड करके बिल्कुल चलने के लिए तैयार थी. तब उन्हें ध्यान आया होगा कि शायद उनका डॉग अंदर रह गया जी. तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, देखो इमोशनल इशू, तुमने इतने लोगों को बजाया, गो एंड डू दिस, सिंसियर एफर्ट. हमारी टीम वापस उतरी, वापस तैयार हो गई, और कुत्ते को निकाल के लाई, और उन कुत्ते को उनको हमने हैंड ओवर किया. तो हम हर तरह की डिस्ट्रेस कॉल जो होती है, जो भी आपसे रिलेटेड है,
उसको हम अटेंड करते हैं। वी नेवर से नो टू एनी कॉल। सर ये तो कमाल की बात है सर, ये तो मुझे लगता है कि ये तो किसी को पता ही नहीं होगा दिल्ली के अंदर। हाँ ठीक है, आप अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो हमारे पास जो कॉल आती हैं उसमें से 50% फायर की कॉल है, 50% इसी तरह की कॉल है जिनको आप डिस्ट्रेस कॉल कह सकते हैं। जी। अभी मैंने एक वीडियो डाली भी थी, वो बहुत वायरल भी हुई थी कि एक कुत्ता किसी खाने के चक्कर में एक जो गैप होता है घर के आगे, नाली सी होती है, उसके अंदर फंस गया। अब वो उल्टा निकल नहीं पा रहा था। हाँ। तो जो लेडी कॉल अस, मतलब उसने हमें कॉल दिया कि भाई शी कॉल्ड अप कि सर ये कैसे फंस गया, प्लीज़ हेल्प अस। तो हम लोग गए, हमने 4 घंटे में तोड़ा उसके पूरे आगे जो नाली के ऊपर होता है, उस कुत्ते को बाहर निकाला पूरा। दैट वीडियो वेंट वायरल। तो वी सेव दैट डॉग और वो बहुत किया था। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारी दिल्ली फायर सर्विस है वो किसी काम के लिए ना नहीं कहती है, अनलेस इट इज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। सर अब एक काम करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, दिल्ली फायर सर्विस की ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। क्या है सर ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके विजन को समझते हैं, इसके मोटो को समझते हैं, फिर धीरे धीरे हायरार्की सब चीज़ों के अंदर चलेंगे। सबसे पहले सर बताइए कि दिल्ली फायर सर्विस क्या है। देखिए, दिल्ली फायर सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। ठीक है। इट इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर जी। और करीब करीब अगर सब मिला के हमारे पास 3200 एम्प्लॉई हैं, सब मिला के, इंक्लूडिंग डायरेक्टर टू फायर ऑपरेटर या फायरमैन। ठीक है। ये हमारा इतना स्ट्रेंथ है, 3200 के आसपास हमारे पास स्ट्रेंथ है। हमारे पास अभी 66 फायर स्टेशन है पूरे दिल्ली में। ठीक है। जो डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट, डिपेंडिंग अपॉन जहाँ हमें जगह मिली या जहाँ पे क्राउड ज़्यादा रहता है, जहाँ पे कॉल ज़्यादा है, उस हिसाब से 66 है, विच इज़ लाइकली टू इंक्रीज 70 नेक्स्ट ईयर। अच्छा, ठीक है, बढ़ रहे हैं बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, एरिया बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से हम फायर स्टेशन बढ़ा रहे हैं। 250 के अराउंड फायर टेंडर्स हैं। जो आप लाल गाड़ी जो बाहर आप देख रहे थे, जिसको फायर टेंडर हम लोग कहते हैं, इसको फायर टेंडर कहते हैं। फायर टेंडर कहते हैं। अच्छा। 300 का करीब फ्लीट है हमारे पास। और हमारे जो जवान हैं उनका ऐसा ड्यूटी सिस्टम है कि 24 आवर्स आर ऑन यू ड्यूटी एंड 24 आवर आप छुट्टी पे रहेंगे। अच्छा, 24 घंटे की आपको शिफ्ट करनी है, फिर आप 24 घंटे की छुट्टी लेंगे। ऐसा क्यों है सर, ये 24 घंटे की शिफ्ट? ये देखिए, ये पहले से चला आ रहा है 24 घंटे, इसलिए है कि आप कॉल पे गए। अब कॉल कोई जरूरी नहीं 6 घंटे में खत्म हो जाए, 8 घंटे में खत्म हो जाए। ठीक बात है। तो कॉल बिल में टेक 12 आवर्स आल्सो 16। तो इसीलिए एक रूटीन बताया, 24 घंटे गए, आपने पूरी कॉल निपटा के आप घर आ गए, फिर आप घर चले गए 24 घंटे के लिए। अच्छा। फिर दूसरी शिफ्ट आ गई। अगर कॉल 24 घंटे से ज्यादा चल जाए तो फिर हम लोग उसको चेंज कराते हैं, स्टाफ को रिप्लेसमेंट कराते हैं धीरे धीरे। मान लीजिए 20 गाड़ी गई, पहले 5 कराई, फिर 5 कराई, फिर 5 कराई, ऐसे करके उसको एक प्लान, एक SOP उस हिसाब से उसको कराते हैं। जी जी। तो 24 घंटे ड्यूटी है, 24 घंटे छुट्टी है हमारी। अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं होती है, बिकॉज हमारे लिए देयर इज नो नेशनल दिवाली, होली, कोई छुट्टी नहीं। 15 अगस्त को बिकॉज वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, बिकॉज इमरजेंसी कैन अराइज एनी टाइम, एनी डे। तो इसलिए हमारी अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं होती है। सर आपसे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपके रोल से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप आई एम श्योर सालाना या 6 महीने में या हर महीने आप एक मीटिंग ज़रूर करते होंगे जिसमें आप ट्रूप्स को मोटिवेट करते होंगे, इन लोगों को मोटिवेट करते होंगे। सर उस मीटिंग के अंदर आपका कम्युनिकेशन क्या रहता है, आप क्या कहते हैं इन लोगों को, क्या बताते हैं? सर मैं इसको ना दूसरी तरह से कहता हूँ जी, मैं खुद फायर पे जाता हूँ। अच्छा, आप खुद भी जाते हैं? हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, इस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ फायर, क्रिटिकलिटी ऑफ फायर जी, हम लोग खुद फायर पे जाते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं और खाली जवान जाता है जी। एवरी अफसर को, अभी होली वाले दिन की मैं एक छोटी सी आपसे इंसिडेंट करूँगा जी। होली के दिन, ठीक जिस दिन रंग था, सुबह 6 बजे एक कॉल हुई। दिस कॉल इन अलीपुर एरिया में थी, बहुत बड़ा कॉल था जी। 2 फैक्ट्रियों में इकट्ठी, एक ऑयल का गोडाउन था, एक कंप्रेसर था, उसका गया था। तो मैं अपनी उस पर गया और आप ऐसे समझ लीजिए पूरी होली जो लोग त्यौहार मना रहे थे, हम सब कॉल पे थे। मैं ऑल अफसर बैन आई वाज ऑन कॉल, ऑलमोस्ट ऑल अफसर आर कॉल। तो मोटिवेशन हमारे यहाँ तो ऑलरेडी मोटिवेशन अगर नहीं होगा तो कॉल। आप एक छोटी सी एक बात मेरे को बताइएगा, एक जवान को 30,000 रुपये मिलते हैं, दैट्स इट, 35,000 रुपये मिलते हैं। ऐसी कौन सी दुनिया में जॉब है कि जब सब लोग बाहर भाग रहे होते हैं तो वो जवान अंदर जा रहा होता है आग बुझाने के लिए, वो भी जान का खतरा लेके, तो वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है। आप जब आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में 70% जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो नॉन कंफर्मिटी एरिया में रहती है। मतलब नॉन कंफर्मिटी एरिया, गाँव हो गए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, आबादी है, इट इज अप्रूव्ड बिल्डिंग्स नहीं है वो जी। और उसमें जब आग लगती है तो आपको ये नहीं पता होता ये बिल्डिंग कितनी देर टिकेगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कब गिरेगी, क्योंकि उन्होंने कोई मेजर्स तो लिए, कोई मेजर्स तो लिए नहीं है, ना फायर फाइटिंग मेजर्स हैं उसमें, ना उन्होंने बनाने में मेजर्स लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाई, अनऑथराइज बनी या गांव में बन गई, धीरे धीरे बढ़ाते गए।
तो आप ये देखिए जो हमारा जवान है वो कितना रिस्क लेता है, उसको जब वो फाइट करने आता है उसको नहीं पता कब बिल्डिंग गिरेगी, और इसलिए हमारे यहाँ कैजुअलिटी भी हो जाती है कई बार। सो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब हमारे लिए। तो एवरी कॉल इज़ ए फायर, एवरी कॉल इज़ ए यू नेवर नो, आप जा रहे हैं आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे, नोबडी नोज, क्योंकि हर कॉल एक वॉर है। आप जिस बिल्डिंग में आग बुझाने गए हैं आपको ये नहीं पता इस बिल्डिंग में क्या है। हमारे यहाँ देखिए मतलब क्योंकि एक थोड़ा पुअर कंट्री था इसलिए एक ही बिल्डिंग में गोडाउन भी है, उसमें लोग भी रहते हैं, उसमें फर्स्ट फ्लोर फैक्ट्री चल रही है, कहीं स्टोरेज है, तो आपको हर तरह का रिस्क एक ही बिल्डिंग में है। और आपको उसमें सिलेंडर भी हैं, उसमें खाना भी बनाते हैं, तो एलपीजी के सिलेंडर में वो ब्लास्ट भी होते हैं, बिल्डिंग भी करती है। तो हमारे लिए तो हर फायर एक वॉर है। कमाल है सर। सर मैं मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था, मैं पूछता हूँ आपसे सर। जैसे हम न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट की बहुत तारीफ सुनते हैं, यूरोप में बहुत तारीफ सुनते हैं, मुझे लगता है सर कि उनका काम इतना चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स काम चैलेंजिंग है, जानकर इस हर जगह मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इतना अनऑथराइज्ड जो सेक्टर है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होगा। तो मुझे लगता है कि शायद हमारा काम थोड़ा ज़्यादा कठिन और चैलेंजिंग है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें एक बीबीसी ने में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, और एक फ्रेंच की एक मतलब जो कहना चाहिए मीडिया हाउस है उनके वहाँ की नेशनल, उन्होंने बनाई थी। तो उनका ये कहना है, ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है कि हमें नहीं पता आप लोग यहाँ आग कैसे बुझा सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो सिस्टम, आप जा नहीं सकते, गलियाँ इतनी पतली पतली हैं, बिल्डिंग का पता नहीं, स्टिल यू आर फाइटिंग ए फायर। इसी को मैं एक आपको एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। अनाज मंडी, ये फिल्मिस्तान सिनेमा पर एक बार आग लगी थी, उसमें 61 लोग करीब की डेथ हो गई थी। वो हुआ क्या था, जब हमें पहले कॉल मिली तो उन्होंने कहा कि एक घर है उसमें आग लग गई है, तो हमने 5 फायर टेंडर भेज दिए। आग गए, बुझ गई, ज़्यादा बड़ी आग नहीं थी। तो हमारे यहाँ एक SOP है कि जब आग बुझा लेते हैं उसके बाद हम सर्च करते हैं घर को, पूरे घर को, कि कोई फंसा तो नहीं रह गया, कोई अंदर फंसा हो, कोई बाथरूम में रह गया हो, अनकॉन्शियस हो गया। तो मेरा अफसर जब वो सर्च कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह की कॉल थी, अंधेरा था, उसके पैर में कुछ टकराया, तो उसने कहा कि ये क्या पड़ा है। सही बात नॉट डूइंग, क्योंकि लोगों ने कहा था घर है तो घर में आप उम्मीद करते हैं 4 से 5 ही आदमी हो सकते हैं। तो उसने जब अपना टॉर्च और देखा तो बॉडी पड़ी है, फिर उसने आगे देखा बॉडी पड़ी है, तो ये रियलाइज हुआ कि ये घर नहीं था, ये फैक्ट्री थी, और लॉट ऑफ पीपल वर स्लीपिंग देयर एंड दे ऑल डाइड बिकॉज ऑफ स्मोक इनहेलेशन। देन ही गेव ए कॉल कि सर ये तो बहुत बड़ी फायर है, काफ़ी डेथ हो रही है, सब लोग मतलब I need more team because there was no fire but search has to be done. So that was a very large hue and cry, बहुत सारा मीडिया पे आया, started getting call from all over the world. तो ये वॉइस ऑफ अमेरिका, आई थिंक न्यूयॉर्क से कॉल आया कि मिस्टर गर्ग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम से, आई हर्ड देयर इज अ फायर। मैं कहा यस देयर वाज अ फायर। सो बोले वेयर वाज द फायर, मैंने कहा इट वाज अ फायर एंड दिस प्लेस एंड दिस पीपल। तो बोला हाउ ए हाउस कैन हैव सो मेनी मैन पीपल, मतलब पॉपुलेशन इज सो मैच। मैं कहा they were sleeping there। तो बोला he was saying why if it was a factory तो why they were sleeping, it was a house, so how a house was allowed 60 people। so he was unable to कैसे समझाएं उसको, कैसे हम उसको कैसे बताएं कि हमारे यहाँ घर भी होता है, फैक्ट्री भी होती है, मजदूर वहीं भी सोता है। so these are the typical problem that related to Asian country जी, like हमारा जो हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वी आर द सेम। हाँ करेक्ट सर, ये प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि आप वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखिए या इसको कीजिए, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैन नॉट वर्क हियर बिकॉज देयर एटमॉस्फेयर कहिए आप, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट, सब कुछ अलग है। हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। उनके यहाँ तो फायर के लिए ब्रिगेड की, एम्बुलेंस की, पुलिस की एक अलग लेन है। आपने साइरन बजाया, उस लेन में चले गए, आप इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ तो जगह ही नहीं जाने की। आई कैन नॉट टेक माई व्हीकल इन साइड द व्हीकल। सी 90% एरिया, not 70% area where the vehicle cannot go, fire tender cannot go। फायर टेंडर तो आप देखिए, अगर आप पूरा चांदनी चौक, सीलमपुर, संगम विहार, कटवारिया, मुनीरगाह, इनमें गाड़ी जाएगी नहीं। वहाँ पे ऐसा होता नहीं है बिकॉज फॉरेन में तो एवरीथिंग इज प्लान, करेक्ट, एवरीथिंग। आप जहाँ लोग रहते हैं वहाँ रोड जाएगी, एम्बुलेंस भी जा सकती है। So my circumstances, my challenges are very very difficult and very very different from the West। सर मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं तो अभी तो दिमाग में मेरे ये चल रहा है कि अगर चावड़ी बाजार में, भगवान ना करे कभी आग लगे, चांदनी चौक में कभी ऐसी जगह आग लगे, तो आप लोग किस तरह ऑपरेट करते हैं सर? क्या आपके क्या SOPs हैं? तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि these are the difficulties the fire brigade is facing it and not me। Like Hyderabad fire brigade, Mumbai fire brigade, because old cities are very very congested area, correct, population is dense, structure is weak, there is no water source, vehicle cannot go inside, that is the issue। सर करते क्या है फिर आप लोग इस सिचुएशन में? सी देखिए, यही
करना होता है, इसीलिए क्या होता है, जो आग एक फायर टेंडर से बुझ सकती है, हाँ, उसके लिए हम 10 फायर टेंडर भेजते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक तो व्हीकल देर से पहुंचेगा, हाँ, फिर अगर पानी खत्म हो जाएगा तो वो कहीं भर नहीं पाएगा फिर भरने से। जाएगा, तो तब तक दूसरा सोर्स होना चाहिए। एंड सम टाइम क्या होता है कि आप गाड़ी को बाहर खड़ा करते हैं एंड देन यू ले द होजेस, मतलब जो पाइप होता है उसको 1-1 किलोमीटर बिछाना पड़ता है। तो दैट इज व्हाई इट टेक्स टाइम एंड दैट व्हाई द डैमेज इज मोर, दैट्स व्हाई द कैजुअलिटी इज मोर, बिकॉज आप गोल्डन टाइम को लॉस कर देते हैं। करेक्ट सर, गोल्डन टाइम जो आप कहना चाहते हैं इसका क्या मतलब हुआ? गोल्डन टाइम मतलब ये होता है, अगर कोई आग लगी है, आप उसको अगर 5 मिनट के अंदर उस पर पहुंच के फायर फाइटिंग शुरू कर देते हैं, तो वो उसी एरिया में कन्फाइंड रह जाएगी, नहीं तो अदरवाइज इट विल स्प्रेड। आप ये देखिए, दिल्ली में आप भी जाते होंगे जी, रोड पे आप चले जाइए, आप सायरन में जाते रहिए, आपको रास्ता तो मिलता नहीं है, चांस ही नहीं है सर, एम्बुलेंस को नहीं मिल रहा है, फायर ब्रिगेड को नहीं मिल रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस आर द चैलेंजेस ऑल फायर ब्रिगेड इन इंडिया इज फेसिंग, एंड दैट इज द डिफिकल्टी। इन्हीं सरकमस्टांस आप देखिए, आप क्रेप नहीं कर सकते हैं, जो आपके पास है आपको उसी से बेस्ट लाना है। करेक्ट सर जी, जो आपके पास सामान अवेलेबल है, अब रोड की कंडीशन फायर ब्रिगेड नहीं बदल सकता, राइट? तो हमें उसी में सर्वाइव करना है, हाउ टू सेव मोर लाइफ, कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स। कोई अगर ऐसे लगता है कंजेस्टेड एरिया में फायर हुई, तो हम 4 डिफरेंट लोकेशन से फायर टेंडर भेजते हैं, कि एक फंस गया तो दूसरा पहुंच जाए, दूसरा फंस गया तो तीसरा पहुंच जाए, कोई तो रोज रास्ता कोई खाली तो होगा। पहुंच के कुछ पहुंच जाएगा, करेगा, शुरू करेगा, देन वी विल फॉलो इट अप। जी जी, बिकॉज ये चीज़ें आप अगर वेस्ट से, यूएस से, अमेरिका से, वो वहाँ पे नहीं है, तो आई कैन नॉट इम्पोर्ट देयर टेक्नोलॉजी है। वी हैव टू डेवलप आवर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर फाइटिंग द फायर। नो, इन दिस अर्थ nobody else has the same problem like we are having it. करेक्ट सर। सर एक अगर टेक्नोलॉजी का डिफरेंस समझना चाहूँ मैं, जो वेस्ट में है, जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करते हैं, और कोई हमारी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी जो इंडियन है, वेरी आर रूट टेक्नोलॉजी, उसके बारे में अगर कोई एग्जांपल दे सके सर तो आप। नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी जो उनके पास इक्विपमेंट है वो मेरे पास भी सारे हैं जी, मे बी वी हैव ए बेटर वन। अच्छा, बट द प्रॉब्लम इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइंड सेट ऑफ द पीपल। वहाँ पे अगर आप देखें फायर का रिगार्ड है, अगर आप देखिए हांगकांग जाइए, सिंगापुर जाइए, रोड साइड में सब जगह फायर हेडिंग लाइन लगी, तो उसके पास कोई गाड़ी नहीं खड़ी करता है, करेगा चलान भी हो जाएगा, और करता भी नहीं है, बिकॉज दे नो इट इज ए लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। हमारे यहाँ कनाट प्लेस में हाइडेंट लगाए, सारे चोरी हो गए। तो माइंड सेट का भी इश्यू है। इट इज नॉट ओनली द इक्विपमेंट तो वी कैन बाई इट, बट इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव, माइंड सेट दे हैव, उनको पता है कि फायर है तो हमें उसके रूल को फॉलो करने हैं। हमारे यहाँ तो कोई रूल को फॉलोइंग थोड़ी कम है ना हमारे यहाँ, तो दैट इज द डिफरेंस, नॉट इन टेक्नोलॉजी वाइज। ये है सर। अगर मैं फायर स्टेशंस को समझना चाहूँ, तो ये फायर स्टेशंस किस तरह अलोकेट होते हैं? एक फायर स्टेशन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो अगर आप मुझे समझाएं। देखिए, दिल्ली इज लैंडलॉक, सिर्फ चारों तरफ से दूसरे स्टेट हैं जी, तो जैसे जैसे जगह मिलती है, जैसे हम जगह आइडेंटिफाई करते हैं कि अब हमें इस एरिया में फायर स्टेशन खोलना है, तो वी रिक्वेस्ट डीडीए या एमसीडी की या ग्राम से कि हमें जगह मिल जाए जी। तो जैसी जगह मिलती है, डिपेंड अपॉन द, हम एक गाड़ी का भी फायर स्टेशन खोल देते हैं, उसको फायर पोस्ट कहते हैं। वहाँ पे एक ही स्टेशन, एक ही गाड़ी होती है, बट नॉर्मली जो गवर्नमेंट से डीडीए से अलॉट होती है, मिनिमम 2 से 3 फायर स्टेशन की जगह, उसमें गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है जी। कंट्रोल रूम होता है, लोगों के रहने की बैरक्स होती है, क्योंकि फायरमैन मेरा 24 घंटे वहीं रहता है जी, 24 घंटे के लिए घर जाता है, तो उनकी जगह होती है। टिपिकल है मिनिमम 2000 से एरिया होना चाहिए, बट हमें जैसी जगह मिलती है, हम ऐसी भी जगह है जहाँ एक ही गाड़ी खड़ी, एक गाड़ी खड़ी, जैसे पार्लियामेंट में एक गाड़ी खड़ी, सुप्रीम कोर्ट में हमने एक गाड़ी खड़ी कर दी। उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट में टाइम लगता है, आप आते हो, इंपॉर्टेंट एरिया है, तो उन्होंने एक जगह दी, गाड़ी खड़ी कर दी। एमसीडी की जो सिविक्स बिल्डिंग, उसमें एक ही गाड़ी है जी। सो ऐसा होता है, मतलब इस डिपेंड अपॉन द लैंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जी। पर नॉर्मली जो है हमारे पास बड़े बड़े स्टेशन भी जहाँ पे 6 गाड़ियाँ खड़ी है, नेहरू प्लेस है, रोहनी है, लक्ष्मी नगर है, सीसी है, इट इज ए बिग स्टेशन, वी हैव अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, लॉट ऑफ व्हीकल हियर जी। सो इट्स डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ लैंड एंड देन वी डिप्लॉय द मैन पावर एंड द। चलिए, अब आपको जगह मिल गई है, फायर स्टेशन खोलने की जगह मिल गई है, अब आप फायर स्टेशन बना रहे हैं, तो उसको बनाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, फायर स्टेशन के अंदर क्या क्या हो? मेनली देखिए, फायर स्टेशन में 4 चीजें होती है जी। एक गाड़ी खड़ने की जगह, जिसको हम बे कहते हैं जी, कि कंट्रोल रूम जहाँ से कॉल अटेंड होकर वो गाड़ी को मूवमेंट कराएगा। एक बैरक जी, कि जिसमें हमारे लोग रहेंगे, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर अगर जगह ज़्यादा है तो फिर हम उसमें कॉन्फ्रेंस रूम,
एक ट्रेनिंग रूम बनाते हैं जी फिर उस और हमारे यहाँ क्योंकि अफसर्स भी हैं सब जो लोग यहाँ रहते भी हैं कुछ लोग जी तो फिर उनके घर की भी जगह होती है कि बड़ा स्टेशन है तो उनके लिए घर बनाए जाएं जिससे अफसर जैसे हम लोग हैं जी हम सभी लोग फायर स्टेशन के अंदर ही रहते हैं जी तो सारे ऑफिसर्स हमारे जो हैं एक्सेप्ट जवान सब फायर स्टेशन के अंदर ही रहते हैं किसी न किसी तो उनकी एकोमोडेशन है उस हिसाब से प्लान होता है जैसी जैसी जगह मिल जाती है। सर अगर आप मुझे समझाएं कि हायरार्की क्या होती है एक दिल्ली फायर सर्विस के अंदर, हायरार्की क्या है, स्टेशन पे किस तरह की हायरार्की होती है और ऑफिसेज में किस तरह की हायरार्की होती है और फिर फायरमैन्स में किस तरह की हायरार्की होती है, जो लोग ऑन ग्राउंड स्टाफ है उनके बारे में अगर आप अभी मैंने बताया हमारे यहाँ सभी ऑन ग्राउंड है सबको जाना है। एवरीबॉडी इज गोइंग ऑन फायर जी तो सभी लोग फायर कॉल पे जाते हैं सभी। आप अगर बॉटम से शुरू करें हमारे यहाँ जो लोएस्ट स्टाफ होता है या जो लोएस्ट पोस्ट है वो है फायर ऑपरेटर की। जी पहले फायर ऑपरेटर होता है फिर वो प्रमोट हो गए लीडिंग फायरमैन बनता है जी फिर वो लीडिंग फायरमैन के बाद सब ऑफिसर बनता है जी उसके बाद वो स्टेशन ऑफिसर बनता है। हाँ स्टेशन अफसर एक स्टेशन का इंचार्ज होता है जी जैसे एक स्टेशन कनाट प्लेस है उसका एक इंचार्ज स्टेशन अफसर होगा। जी उसके बाद असिस्टेंट डिविजनल अफसर होते हैं जी उसके बाद डिविजनल अफसर होते हैं जी उसके बाद डिप्टी चीफ फायर अफसर होते हैं जी उसके बाद चीफ फायर अफसर होते हैं और लास्ट पोस्ट डायरेक्टर है। जी सर फायर ऑपरेटर का काम क्या होता है? बेसिकली फायर फाइटिंग है मतलब देखिए जो भी एक कॉल होती है जो एक फायर टेंडर जाता है उसमें एक सब ऑफिसर जी या एक स्टेशन अफसर जी। डिपेंडिंग अपॉन द स्टाफ अवेलेबिलिटी जी और फायरमैन और लीडिंग फायरमैन होती है। ये बेसिक कोर टीम है जो फर्स्ट टर्नआउट पे जाएगी। सपोज करिए सर आपको एक कॉल आ गई है दिल्ली के किसी इलाके से जहां आग लग गई है, एक बिल्डिंग है जहां पे आग लग गई है, या चलिए थोड़ा सा स्लम टाइप का एरिया, ऐसा एरिया, अनऑर्गेनाइज्ड एरिया है, अब प्रोसेस क्या होता है सर? आपको कॉल आ गई। देखिए जो हमारे यहाँ कॉल लेते हैं वो लोग उनको हम लोग आरटीओ कहते हैं, रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर। रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर। उसने कॉल रिसीव की, ठीक है, ये हमारे ही आदमी तो ये इतने ट्रेंड है, इनको पता है। हाँ मान लीजिए कॉल एक फैक्ट्री में आई है जी, तो वो पहले ही 5 गाड़ियां कम से कम भेजेगा, क्योंकि ही नोज इट कि वहाँ पे बड़ी कॉल हो सकती है, ड्रम भी होंगे, केमिकल भी होंगे। किसी उसमें कॉल आई है झुग्गी झोपड़ी में, बस्ती में जो होती है कॉल, उसको पता है वहाँ सब चीज जलने वाला है, तो ही विल सेंड मोर व्हीकल इन फर्स्ट स्टार्ट। ये कॉल वो आरटीओ खुद ले लेता है, समझ जाता है कि भी फैक्ट्री में कॉल है 4 गाड़ी भेज दीजिए जी, झुग्गी बस्ती में कॉल है 6 गाड़ी भेज दीजिए जी। अगर मान लीजिए हाई राइज बिल्डिंग है जी, तो हमारा उसका एक एसओपी बना हुआ है, हाँ, अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो उसमें वो 5 गाड़ियां भेजेगा, हाँ, तो ये एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। और वो जो हमारा आरटीओ है वो उस कॉल को लेके इसको असेस कर लेता है कि ये फैक्ट्री कॉल है, ये बड़ी होने वाली है, ठीक है, तो विल सेंड फास्ट, क्योंकि आपको देखिए पहुंचने में भी टाइम लगता है, लगेगा, ट्रैफिक भी है, तो उस हिसाब से उसको क्लोजेस्ट स्टेशन से सबसे पहले निकल जाएंगे और ऑल्टरनेटिव 3-4 स्टेशन से जाएंगी गाड़ी। अब मान लीजिए कॉल पे वो पहुंच गया मेरा अफसर जी, अब उसने देखा नहीं कॉल तो बढ़ गई है या फैल रही है, हवा चल रही है, ड्रम फट रहे हैं, तो ही कैन डिमांड कि भाई जो है मेरे को और अफसर भी चाहिए, सीनियर अफसर भी चाहिए और गाड़ियां भी चाहिए, ठीक है। तो हमने लेबल बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर वो डिटेल बताएगा ये गाड़ी भेजो ये गाड़ी भेजो, उसमें टाइम जाएगा। अच्छा, तो वो क्या करेगा, इसको मेक 4 कर दीजिए। मेक 4 का मतलब है 6 फायर टेंडर जाएंगे और एडीओ जाएगा, ओके, ठीक है। और मान लीजिए उसने फर्स्ट इंसान में कह दिया मेक 4 की जगह मेक 6 कर दीजिए, इसकी आग बहुत बड़ी है, मेक 6 कीजिए जी। मैक 6 में करीब 8 गाड़ी जाएंगी और डिविजनल अफसर जाएगा और 2 एडीओ भी जाएंगे। अच्छा, तो ये क्योंकि अदरवाइज के एक समय बचाना है जी, एक चीज बताएगा, कुछ छूट जाएगी, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जी। अगर मान लीजिए वो कहता है कि फायर पे डायरेक्टर आएगा जी, मान लीजिए कि बहुत बड़ी कॉल, तो कहेगा फायर की कॉल की कैटेगरी को सीरियस कीजिए, सीरियस लीजिए, सीरियस, मतलब हमारा एक वो आप इसको कह सकते हैं कोड वर्ड कह लीजिए जी जी, समझिए। सीरियस का मतलब ये होगा कि सारे अफसर जाएंगे जी, और डायरेक्टर भी जाएगा, कॉल बहुत बड़ी है जी, इट इज बियॉन्ड कंट्रोल टू मैनेज बाय द अफसर हु इज अवेलेबल ऑन सी जी। सर लास्ट सीरियस कॉल का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, अभी होली वाला कॉल सीरियस था, दैट्स व्हाई आई वाज देयर। अच्छा, जो इस होली को हुआ था, जिस दिन दुलहटी, जिस दिन कलर होता है, जो 6 बजे का कॉल था, अफसर ने कहा कि 1 एकड़ में जो ड्रम है वो फट रहे हैं और 1 एकड़ में ही तो बहुत लार्ज एरिया था, तो ही रिक्वेस्टेड कि इस कॉल को आप सीरियस कीजिए, मतलब आई नीड मोर मैन पावर, सीनियर अफसर टू सुपरवाइज एरियाज व्हाट, तो दैट्स व्हाई आई वेंट देयर। अब वहां पे पहुंच गए, अब क्या प्रोसीजर होगा सर? देखिए कॉल पे जब आप पहुंच गए तो आपने फायर फाइटिंग करनी है, आपने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है, मान लीजिए बाहर की एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना है जी, एमसीडी से करना है, पुलिस से करना है, तो वो करेंगे। ये तो एक मतलब बेसिकली एक ऑपरेशन है, ठीक है, कितनी बड़ी कॉल है, सिस्टम ठीक चल रहा है, सुपरविजन ठीक हो रहा है, फाइट ठीक हो रही है,
कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जी। तो दैट इज बेसिकली दैट इज बैटलफील्ड। वो फिर आपको वहां जाके पता लगेगा, वहाँ उसकी जाके कोई पता लगेगा। उसका कोई एसओपी नहीं है, मतलब उसका कोई बेसिक SOP एसओपी है, लेकिन क्या है कि सिचुएशन में वो आपको क्योंकि decide- हर फायर डिफरेंट है। जी 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 कोई हाई राइज बिल्डिंग है, कोई फैक्ट्री है, कोई स्लम है, कोई तेल का गोडाउन है, जी कोई स्टोरेज है। तो जी। एवरी फायर इज डिफरेंट। जी हर फायर को आप वहीं जाके अंदाजा कर सकते हैं इसको किस तरीके से फाइट किया जाएगा, जी। इसके लिए क्या आप मटेरियल यूज करेंगे, क्या लगे। आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हर फायर पे एक ही सिस्टम चलेगा, नो। हाँ बिकॉज हर तरह का, अब मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आदमी फंसे हुए हैं, हाँ, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है हाउ टू सेव द मैन पावर। बिल्डिंग जल्दी बिल्डिंग चले तो चले, जी बिल्कुल। पहले हम आदमी को बचाएंगे, किसी भी तरह से सीढ़ी लगाएं, कूद के जाएं, जी बगल वाली छत से जाएं, जी एंड देन जब आदमी बच जाएंगे उसके बाद आग बुझाएंगे। देन पूरी मैन पावर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जी एक आग को ठंडा करेगी, दूसरा बचाएगी। जी क्योंकि अगर आग बढ़ती रही तो मेरा आदमी भी नहीं जा पाएगा ऊपर उनको बचाने। जी तो हम क्या करते हैं, टीम को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक टीम का इंचार्ज बना दिया कि बेटा आग को ठंडा करो, हाँ, आग बढ़ने ना पाए, कूल डाउन करो, सो दैट सेकंड टीम कैन गो अप एंड ब्रिंग द पीपल डाउन। ताकि उनके लिए जगह तो बने जाने की। ये डिसीजन सब इंस्टेंट लिए जाते हैं। इसका कोई एसओपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हर तरह की फायर अलग है। कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या मटेरियल है, मान लीजिए लोग नहीं फंसे हुए हैं तो आई विल से कि भाई मेरा जवान रिस्क नहीं लेगा। सर इस चीज को थोड़ा समझाइए कि फायर को, अब फायर हो रही है, उसको रोकने के लिए कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं दुनिया के अंदर की, जैसे आपने कहा कि उसको घेर लीजिए, नहीं, ऐसा? मैंने आपको यही बताया, देखिए इसका एसओपी नहीं बन सकता जी क्योंकि हर फायर डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। अगर मान लीजिए फैक्ट्री है, डिफरेंट बिहेव करेगी, केमिकल्स हैं, डिफरेंट बिहेव करेगी, सिलेंडर्स हैं, डिफरेंट बिहेव करेगी। तो बेसिकली हमारा आइडिया हर एक फायर फाइटर का, जो भी चाहे वो बाहर हो या उसका आइडिया ये होता है अगर कोई आदमी फंसा हुआ है तो सबसे पहले तो हमें जान बचानी है। अब जान बच गई तो हमने ये पहला हमारा होता है कि हम उस आग को बढ़ने ना दें। जी मतलब वी हैव टू क्लोज इट डाउन जी सो दैट जो है फिर उसको फाइट करें। अगर मान लीजिए हमने एक तरफ से फाइट कर दी, दूसरे से बढ़ती आ रही, देखा इधर की बुझ गई, चार बिल्डिंग और पकड़ ली। जी तो हमारा सबसे पहला जो मोटिव होता है सराउंड द फायर। जी उसको हम लोग अपने वर्ड में कहते हैं सराउंड। मैं हमेशा जो जवान मेरा जाता है अफसर, मैं उससे ये पूछता हूँ कि भाई सराउंड हो गई है? सराउंड मतलब आई कैन स्लीप नाउ। अब उसको कंटेन कर लिया, अब फायर मेरी बढ़ेगी नहीं। हाँ। फायर अभी एक जिस प्रेमिस में थी, अब उसको बुझाना शुरू करो। जी जी सर, टाइप्स ऑफ फायर्स भी होती होंगी, अलग अलग तरह की फायर्स भी होती होंगी, वो अगर आप मुझे बताइए किस किस तरह की फायर्स लगती हैं सर? ज्यादातर फायर का जो ओरिजिन है, ज्यादातर इन अर्बनाइज एरिया में दो ही तरह का होता है, या तो इलेक्ट्रिक की वजह से या ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से। ठीक है। किसी ने बीड़ी पी ली, कोई जला रहा था, कुछ कर रहा था, रह गया। जैसे सर्दियों में कई बार आग ताप रहे होते, कोई हवा चली फैल गई, पहले कूड़े करकट में लगे फिर लगी। और दूसरी इलेक्ट्रिक की वजह से होती जी। है। होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक हुई फायर, ब्लास्ट हुआ, इलेक्ट्रिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगने के बाद ऑलरेडी बिजली तो उसकी कट जाती है, नहीं तो ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल है वैसे जी कि जब आग लगती है जिस एरिया में, उस एरिया की हम लाइट पहले कटवा देते हैं। अगर बड़ी फायर है कि डिस्कनेक्ट कर दो, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा वायर लाइव है कौन सा नहीं है नॉर्मली। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादातर फायर जो अर्बनाइज एरिया में होती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से है, और जो घरों में फायर होती है वो ह्यूमन नेग्लिजेंसी होती है। किचन में लेडी वाइजन भूल गई, वो कुछ पका रही थी, फोन आ गया, बात करने लगी, वो जल गया। कुछ कॉल दिवाली पे भी आती है, जैसे आपको याद है हम लोग जैसे पूजा करते हैं, दिया जला दिया और हम बाहर पटाखे चले गए, उसको खाने वो चूहा आ गया, वो चूहा आया, वो तेल बिगड़ गया, दिया पक गया। उस तरह से भी कई कॉल हमारी हुई है। 60 से 70% कॉल इज ड्यू टू फॉल्टी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस केस में हम लोग पूरी जगह की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं। वो एक प्रोटोकॉल है, जैसे जाते हैं आग लगती है बिजली कटवा देते हैं कि भाई बिजली काट दीजिए। जी सर। सपोज आग लग चुकी है, आप लोग वहाँ पे गए, सब कुछ आपने किया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया, आग को आपने कंटेन कर लिया, आप लोग को ये कैसे पता पड़ता है कि आग लगी कैसे थी? ये बहुत सारे केसेस में नहीं पता चल पाता है जी कि आग कैसे लगी थी, पर ड्यू टू एक्सपीरियंस हमें ये पता चल जाता है कि जैसे सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे हुआ है, जी जहाँ से आग स्टार्ट हुई है। तो वो एक पैटर्न बनता है आग का, उससे जो सीनियर अफसर या एक्सपीरियंस अफसर उनको पता चल जाता है जी कि यहाँ पे डैमेज इस एरिया में ज़्यादा, क्योंकि जहाँ आग शुरू होती है वहाँ डैमेज ज़्यादा होता जी है, फिर तो वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो वहाँ पे डैमेज कम हो जाता है। दिक्कत उस केस में आती है रात में होती है, बिल्डिंग बंद होती है, उस केस में जो है थोड़ी दिक्कत आती है कि कोई बताने वाला आपको नहीं होता आग कहाँ से स्टार्ट हुई, एंड देन इन सो मेनी केसेस वी आर नॉट एबल टू फाइंड। सर हर आग की एक रिपोर्ट बनती है? हर आग की एक रिपोर्ट बनती है, हर आग की दिन की 70 मतलब 150 रिपोर्ट और ये जो हम जानवर बचा रहे हैं या सबकी बनाते। देखिए जो भी मेरे यहाँ से गाड़ी बाहर निकलेगी या मेरा अफसर भी निकलेगा वो रिकॉर्डेड है। हमारा आप कह सकते हैं इन लाइटर वे में हमारा सर्वेलेंस हर टाइम होता है। कोई भी आदमी अगर छुट्टी पे नहीं है, अगर वो गाड़ी लेके निकलेगा, चाहे मैं निकलूँ, तो मेरा
एक वहाँ पे हर स्टेशन पे एक डायरी होती है, उसमें लिखा जाएगा कि डायरेक्टर साहब इतने बजे निकले और कंट्रोल रूम में या हेडक्वार्टर चले गए। जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो लिख लेगा डायरेक्टर साहब यहाँ आ गए। जी। फायर पे जाऊंगा तो लिखेगा कि डायरेक्टर साहब फायर पे चले गए और वापस आएंगे तो कितने बजे आएंगे, सबका नोट होता है, हर एक का होता है जी। फायर टेंडर निकलेगा जाएगा तो वो रिकॉर्ड रहता है जी, हर एक का। सर अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ से हम लोग सबसे ज़्यादा फैसिनेट हुए हैं, वो है सर इक्विपमेंट्स। किस तरह के आपके पास, आपकी आर्मरी किस तरह की है, किस तरह के वेपन्स जिसको हम कह सकते हैं, किस तरह के आप लोग के पास क्या चीज़ें हैं आप लोग के पास फायर को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए। जो ये गाड़ियाँ हमने बाहर देखी बड़ी बड़ी, ये सब है, क्या क्या आप लोग के पास होता है सर? वो अगर आप मुझे एक लिस्ट के तौर पे गिनाएं कि ये चीज़ें होती है और इसका क्या बेनिफिट है, तो सर जानना चाहूँगा। देखिए जो बेसिक यूनिट है हमारे पास जो हर कॉल पे जाता है वो फायर टेंडर होता है। फायर टेंडर, हाँ, वो एक बेसिक या एनी कॉल कम्स जी, फायर टेंडर विल गो। उसमें क्या होता है सर फायर टेंडर? फायर टेंडर में क्या होता है, एक ड्राइवर हो गया, एक सीनियर अफसर हो गया, एक लीडिंग फायरमैन हो गया, 3 और 4 फायरमैन हो गए जी। और वो बेसिक सामान होता है। उसमें पानी का टैंक होता है जी, 5000 लीटर 3000 लीटर छोटा है। अभी हमने कुछ छोटे वाटर टेंडर बनाया क्योंकि गलियां छोटी थी तो उसमें थोड़ा अंदर बड़े जा नहीं सकते जी, मुड़ नहीं पाते हैं, टर्निंग सर्कल नहीं मिलता है जी। और उसके बाद बेसिक इक्विपमेंट होते हैं उसमें, रस्सा है, फोम ब्रांच है, फायर फाइटिंग ब्रांच है, कुल्हाड़ी है, ये सब जो छोटे छोटे आइटम होते हैं, होजील है, होजेज है, करेक्ट, BA सेट्स है, जो एक इन केस ऑफ धुआं या पॉइजनस गैस तो आप पहन के फायर में अंदर जाता है जी। ये बेसिक सामान होता है जी। उसके बाद एक होता है वाटर बाउजर। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि दिल्ली में देखिए पानी सब जगह नहीं मिलता, तो अगर गाड़ी बार बार भरने जाएगी तो फिर उसको टाइम लगता था। ये अलग से एक व्हीकल है? एक व्हीकल है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक फायर टेंडर जाता है और एक वाटर बाउजर जाता है। जाएगा। वाटर बाउजर में पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है जी, ये करीब 12000 लीटर पानी होता है उसमें। अच्छा। तो उसका पर्पज ये कि छोटी गाड़ी आगे चलेगी, अंदर चलेगी, उसने फायर फाइटिंग शुरू कर दी, बाउजर से हमने एक पाइप लगा के उस गाड़ी को भरना शुरू कर दिया, तो आप 5-7 मिनट तक फायर फाइट कर सकते हैं जी। तो बेसिक हमारे पास सबसे ज़्यादा फायर टेंडर और फायर बाउजर है जी, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर कॉल में जाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेशलाइज इक्विपमेंट बहुत सारे हैं। DCP टेंडर है, फोम टेंडर है। DCP टेंडर क्या हो गया सर? DCP एक ड्राई केमिकल पाउडर होता है। ये बेसिकली जो इंडस्ट्री में आग लगती है, केमिकल्स में फायर लगती है, उससे वो पानी से नहीं बुझती, तो उसको हम लोग पाउडर से बुझाते हैं। ठीक है, वो है। ऐसे फोम टेंडर है। फोम होता है जो ऑयल होता है, मान लीजिए किसी ऑयल टैंक में आग लग गई, एयरक्राफ्ट में कहीं आग लगती है, तो उसमें फोम टेंडर यूज किया जाता है। तो हमारे पास फिर DCP टेंडर है, फोम टेंडर है जी, स्नॉर्कल है जो 60-70 मीटर हाइट तक जा सकते हैं जी, वो गाड़ियां हैं। फिर हमारे पास वो कैसी गाड़ियां होती है, अगर आप मुझे थोड़ा सा? जैसे लिफ्ट होती है जी, तो इट इज बेसिकली लिफ्ट ऑन व्हील, लिफ्ट ऑन व्हीकल, ऐसे समझिए। आप उसको ले गए तो हम हाइट तक हाई राइज जाके उनको बचा सकते हैं, फायर फाइट कर सकते हैं। सर कितनी हाइट तक जाता होगा? मतलब एक अभी हमारे पास जो है 70 मीटर तक का एक है। फ्लोर के हिसाब से अंदाजा दे दो। आप एक फ्लोर अगर 3 मीटर का लगाते हैं तो आप 70 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे 20-22 फ्लोर तक हम जा सकते हैं। ये उसके बाद हमारे पास जो है अभी हम लोगों ने बेड़े में अपने जोड़े हैं, छोटे रॉबर्ट जोड़े हैं। अच्छा। मतलब उनका नाम रॉबर्ट रखा गया है कि वो रिमोट से चलते हैं, तो इन केस जहाँ पे बिल्डिंग गिरने का डर है या पतली गली है तो इसको हम 100 मीटर दूर से चला सकते हैं। हाँ। तो वो रॉबर्ट हमने अभी हमारे पास 12 जो 16 करीब 18 रॉबर्ट हमने खरीदे हैं। इनका क्या काम होता है सर? ये आग बुझाने का सबका देखिए अल्टीमेटली तो एम आग बुझाना और लोगों की जान। सर रोबोट कैसे आग बुझाता है? रोबोट को हम पानी मतलब उसको कनेक्ट कर देते हैं। रोबोट का पर्पज ये है, इट इज लाइक ए मिनी टैंक। अच्छा। हम रिमोट से चलाते रहते हैं तो मेरा आदमी दूर खड़ा होकर उसको आगे भेज सकता है। तो जहाँ बिल्डिंग गिरने का डर है जी, या जहाँ पे धुआं जाता है, पॉइजनस गैसेस है, तो मेरा आदमी आ सकता है। तो ये तो मशीन है, जाएगी और इसमें आगे कैमरा लगा होता है, तो आई कैन सी द फायर एंड देन आई कैन डायरेक्ट इट। तो ये हम लोगों ने अभी करीब 18 हो गए हमारे पास। हमारे पास ऐसे टर्न टेबल लैडर है, ये भी एक तरह की लिफ्ट है। मतलब 2 कंपनियां बनाती हैं, एक टर्न टेबल लैडर है, एक स्नॉर्कल, वो है। इसके बाद हमारे पास हैजमेट वैन है। हैजमेट वैन का पर्पज ये होता है एक केमिकल डिजास्टर के लिए जी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बायोलॉजिकल डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर। हैजमेट सूट सुने हैं सर मैंने। हाँ, हैजमेट सूट तो एक हैजमेट वैन है, उसमें सारी फैसिलिटीज होती है जी। उसमें गैस डिटेक्टर भी है, हैजमेट सूट भी है। इसमें आदमी को डिकंटेमिनेट करना, मान लीजिए आपके ऊपर रेडियो एक्टिव कुछ आ गया, केमिकल आ गया, तो इसके पीछे एक शावर होता है, उसमें आप
खड़े होकर उसको वहीं साइड पे डिकंटेंट, तो हमारे पास हेलमेट वैन भी है। फिर हमारे पास रेस्क्यू टेंडर्स है। रेस्क्यू टेंडर का जो मेन काम होता है कि जैसे जो बेसिकली कोई चीज काटनी है आपको, मान ली बिल्डिंग गिर गई, कोई आदमी फंस गया, तो नाउ यू नीड टू कट द स्लैब, कट द आयरन, तो वो गाड़ी में कार में कोई फंस गया तो वो रेस्क्यू टेंडर, तो वो हमारे पास रेस्क्यू टेंडर भी है। हर एक जोन में एक रेस्क्यू टेंडर भी है। तो दीज आर द इक्विपमेंट वी आर हैविंग, एंड लॉट ऑफ कटिंग टूल्स, थर्मल इमेजिंग कैमरा, अंधेरे में देखने के लिए, बीट्स उसके लिए, और क्या बैकपैक टाइप के इंस्ट्रूमेंट, और ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है जो डिफरेंट फायर में यूज होते हैं। सर ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इक्विपमेंट समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, फायर फाइटर बनने का क्राइटेरिया क्या है सर? आप किस बेसिस पे एक फायर फाइटर को चुनते हैं? हम उन लोगों को लेते हैं जो हमारी दिल्ली फायर सर्विस की रिक्वायरमेंट है। एक तो उसको ड्राइविंग आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हर आदमी को गाड़ी चलाना आना चाहिए, सबको आना चाहिए। हम इसलिए, अगर ड्राइवर छुट्टी पे है तो ऐसे नहीं गाड़ी जा ही नहीं रही है, एनीबॉडी कैन ड्राइव द व्हीकल। जी सर, एटलीस्ट आप फायर पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आप हेल्प कर देंगे। काफ़ी रिगरस इसका एग्जाम होता है, इसमें रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल होता है और ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। जी, तो 3 टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, रिटन, फिजिकल और ड्राइविंग का। जी, उसके बाद जो है ये जो काम करती है दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, DSSB कहते हैं, उसके थ्रू ये भर्ती होते हैं। जी, तो ये तीनों टेस्ट लेके उनका वो के फिर वो हमें देते हैं। फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग हम खुद देते हैं, फिर यहाँ ड्रिल्स होती है और उसकी ट्रेनिंग हम उसको 6 महीने की है ट्रेनिंग। जैसे अभी हमारे यहाँ 2 बैच चल रहे हैं जी, तो रोहनी में हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर है, एक हमारे पास जो है बवाना में हमने ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है जी। तो इस टाइम करीब 600 आदमी हमारे पास ट्रेंड हो रहे हैं। ये अभी रिक्रूट होके आए थे, तो ट्रेनिंग हम उनको रिगरस ट्रेनिंग है, 6 महीने की हम उनको ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग सेंटर भी आपके अंडर ही आता है? ट्रेनिंग सेंटर हमारा। फिर हमारे पास बहुत बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, हमने पास में अफगानिस्तान से, भूटान से, नेपाल से बहुत लोगों को ट्रेनिंग, और देशों को भी ट्रेनिंग, और देशों की भी ट्रेनिंग आती है, और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो इंडिया में है जी, हमने सिक्किम के लोग भी ट्रेन किए हैं, ONGC के लोग भी ट्रेन किए हैं, अभी बिहार की पूरी फायर सर्विस को ट्रेन किया था, बिकॉज उनके पास ट्रेनिंग सेंटर था नहीं जी, तो हमने कहा आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम अपनी। तो सर हमारे यहाँ जो कोर्स होगा, जो ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स होता होगा, उसके अंदर तो ये अनऑर्गेनाइज्ड जो एरियाज है, इंफ्रा है, इसको डील करने की भी ट्रेनिंग दी जाती होगी? नहीं, बेसिकली तो ये फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग है। देखिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती है जी कि आप उसको कहें कि एक ऑर्गेनाइज एरिया में ऐसे बजाओगे, उसमें ऐसे बजाओगे जी। ये बहुत सारे डिसीजन इंस्टेंट लेने, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप देख के करते हैं अपने एक्सपीरियंस। इसीलिए आपको पता है ना, फायरमैन के ऊपर लीडिंग फायर में जाते हैं, उसकी 20-25 साल की सर्विस है, तो उसने थाउजेंड्स ऑफ कॉल अटेंड की हुई है, तो ही नोज कि इसमें मैं अपने बच्चों को अंदर जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगा, ये बिल्डिंग गिर सकती है। देखिए हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं, ऐसे दीवार में हाथ लगाते हैं, कहते हैं सर मत जाइए, दीवार बहुत गर्म है, इसके अंदर हीट ज्यादा है, डोंट ओपन द डोर। सी, तो दे आर सो मैनी, आप कहते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है काम जो है चलता है जी, ये है। मतलब उस आदमी की एक्चुअल ट्रेनिंग तो ऑन फील्ड, ऑन मिशन ही हो रही है, ऑन मिशन ही होती है। उसको बेसिकली बेसिक जो है ट्रेनिंग दी जाती है, इक्विपमेंट कैसे चलेगा, पंप कैसे चलाओगे, प्रेशर कैसे दोगे, कैसे BS सेट पहनोगे, कैसे ब्रांच को, बिकॉज जब आप पानी की ब्रांच पकड़ते हैं उसमें बहुत प्रेशर होता है। सही बात है सर। अगर आप कोई आदमी उसको केयरलेसली पकड़ेगा तो बिल्कुल हवा में 8-10 फीट चला जाएगा, उसमें इतना प्रेशर, आदमी चला जाएगा सर, बिल्कुल उठ जाएगा। अच्छा, तो उसको पकड़ने की टेक्निक है, उसको इसीलिए आप देखिए ज्यादातर 2 आदमी पकड़ते हैं, उसमें बहुत प्रेशर होता है, बिकॉज इट इज अराउंड 7 to 8 kg प्रेशर। तो अगर आप 7-8 kg आपने थोड़ा भी लूज छोड़ा, आपने पैर जिने तो आप हवा में उड़ जाएंगे उसको। तो ये सब ट्रेनिंग दी जाती है, बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है उसका जी सर। बिकॉज मैंने कहा ना, हर फायर अलग टाइप की फायर है जी। आप हर कोई SOP फायर को बुझाने का नहीं बना सकते। फायर पे आग लगे, कौन हौज लाएगा, कौन फोम लाएगा, कौन पानी का अरेंजमेंट करेगा, वो SOP बन सकती है, पर हाउ टू फाइट द फायर, एवरी फायर इज डिफरेंट फायर। तो उसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्सपीरियंस ही आपको काम आता है। सर हम JK सुपर पॉडकास्ट में एक सेगमेंट रखते हैं जिसका नाम है JK सुपर अचीवर्स मोमेंट। सर ओके सर, इस मोमेंट के अंदर हम वो मिशन डिस्कस करते हैं जो मिशन ऐसा हो जो शुरुआत में आपको लग रहा हो कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने और आपकी टीम ने करके दिखाया, और करने के बाद शायद आप लोग इमोशनल थे कि हमने ये भी करके दिखाया। और आपके काम में तो सर आई एम श्योर स्टेक्स इतने हाई हैं तो इमोशनल हो ही जाता होगा आदमी। तो अगर आप मुझे कोई ऐसा एक मोमेंट बताएं सर, JK सुपर अचीवर्स मोमेंट। देखिए इसको तो मैं ऐसे कहूँगा, हमारे तो सारे हर दिन सुपर अचीवर, हर दिन है जी। जब आप किसी की जान बचाते हैं जी, जब वो आपको थैंक्स कहता है जी, जब वो आपसे गले से चिपट के रोता है कि आपने मेरी जान बचा ली, तो ये सारे हमारे लिए इमोशनल मोमेंट हैं जी। आप इनको कह सकते हैं अचीवर मूवमेंट है जी। आप अगर मूवमेंट गए तो मैं आप सबसे पहले तो अपना मूवमेंट बताऊंगा, इट मे नॉट बी अचीवर मूवमेंट। मेरे को याद है मैं जब यंग था, मैंने सर्विस ज्वाइन की थी जी।
31st नाइट की ये बात है। कीर्ति नगर में आग लगी एंड ये लकड़ी का गोडाउन था, उसमें एक आग लगी थी। होल कंट्री वाज सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। हम लोग उस कॉल पे गए वहाँ पे, आग हम बुझा रहे थे। आग काफी देर से लगी हुई थी और बुझ नहीं रही थी क्योंकि शटर डाउन थे उसके, एंड अंदर से भी दिख रहा था चारों तरफ बहुत आग है। मैं और मेरा बॉस वहाँ खड़े हुए थे, मिस्टर सुरेंद्र जी। तो उन्होंने कहा कि अतुल, जब तक ये शटर नहीं टूटेगा ना तब तक ना ये आग बुझेगी नहीं, क्योंकि पानी अंदर जा ही नहीं रहा है। मैं कहा राइट। तो बोले तुम रुको और मैं पीछे से ना कुछ आदमियों को और सामान लेके आता हूँ। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, बोले मैं रुकता हूँ और तुम जाओ, तुम लेके आओ, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं मुड़ा और मैंने एक स्टेप किया और बिल्डिंग गिर गई और वो उसमें उनकी डेथ हो गई। मेरे भी सर पे चोट लगी और बिलीव मी, एक सेकंड तक मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या एक्शन लूँ। कहते हैं ना कि आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो मेरा ये आप कह सकते हैं कि एक सर्वाइवर मतलब सेकंड जन्म है, जो अदरवाइज मैं खड़ा रहता तो मैं मरता, वो सामान लेने आते, बट लास्ट मोमेंट में उन्होंने कहा कि नहीं मैं खड़ा हूँगा और तुम जाओ। मेरे भी चोट लगी सर में, मैं हेलमेट पहने हुआ था, बट उसमें हमारे करीब शायद 7 या 8 आदमी की डेथ हो गई थी बिकॉज बिल्डिंग कोलैप्स इमीडिएटली हो गई और सब तब गए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जिसमें आपको लगता है कि आपने एक नया जन्म लिया, नया आपने काम किया। ऐसे बहुत, मतलब मैं ही अकेला नहीं हूँ, हमारे बहुत मेरे एक सीनियर अफसर और थे, वो किसी को बचा रहे थे, चढ़े ऊपर, वो पूरी बिल्डिंग में नीचे गिर गए। वो नीचे गिर गए, उस आदमी को बचा लिया, फिर वो खुद फंस गए, फिर हम लोगों ने उनको निकाला। तो ऐसे तो अनगिनत इंसिडेंट हैं। हमारा एक और अफसर है, वन ऑफ द सेलिब्रेटेड अफसर कहते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड फायर फाइटर। वो कई बार गिरा, उसकी पसलियाँ टूट गई। ऐसे किसी को बचाने गया, अंधेरे में कोई लेडी चिल्ला रही थी, उसको पता नहीं चला कि बीच में गैप है, तो वो जा रहा था, वो गैप में गिर गया। लड़की उस तरफ थी अंधेरे में, क्योंकि वहाँ रोशनी तो होती नहीं है जी। तो ये सारे इंसिडेंट होते हैं जो आपको कई बार इमोशनली वीक भी करते हैं और फिर आपको आप कहते हो कि पार्ट ऑफ लाइफ है, हम सर्वाइव भी कर रहे हैं। सर, अगर क्योंकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप 2 या 3 बातें ऐसा जो पब्लिक को बोलना चाहिए कि इन चीज़ों का ध्यान वो ज़रूर रखे ड्यूरिंग अ फायर, तो वो क्या होंगी सर? फायर सर्विस वाला जो आदमी है उसकी लाइफ बहुत टफ है। देखिए मैं इसको बताता हूँ क्यों। मैं आज तक कभी अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड नहीं कर सका जी। क्यों? गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में छुट्टी होती है, तब सबसे ज़्यादा कॉल होती है, फायर्स होती हैं। दिवाली पे सब लोग मना रहे होते हैं, मैं कॉल पे होता हूँ। मैं आज भी दिवाली के दिन 7 बजे ड्रेस पहन के तैयार हो जाता हूँ कि कब कॉल आएगी, मेरे को जाना पड़ेगा एज ए डायरेक्टर जी। तो जो छुट्टियों का पीरियड होता है जिसके संग आप फैमिली के संग घूमने जा सकते हैं, आप वो फायरमैन कभी नहीं जा सकता। बेसिकली जब सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, सभी लोग घूम रहे होते हैं, उस टाइम में हमारे पास सबसे ज़्यादा काम होता है। चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो समर वेकेशन हो, चाहे वो विंटर वेकेशन हो। तो ये हमारा जो जवान है वो काफ़ी सेक्रीफाइस करता है टू सेव द पीपल एंड प्रॉपर्टी होती है। सर, अगर वही मैसेज हम लोगों को देना चाहिए एज अ ड्यूरिंग अ फायर लोग क्या कर सकते हैं? देखिए 2 चीज़ें मैं कहूँगा जो जिसकी वजह से फायर बढ़ रही है और नुकसान भी बढ़ रहा है। पहला, जरूर कोशिश कीजिए अगर गाड़ी हमारी रोड पे जा रही है तो उसको रास्ता दीजिए जी, क्योंकि वो किसी की जान बचानी, क्योंकि हमारा फायर टेंडर जब स्टेशन से बाहर जाता है जी तो सिर्फ फायर कॉल पे ही जाता है जी। अदरवाइज कोई ये मेरा कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं कि निकल के घूमने चला गया जी। तो अगर वो जा रहा है तो वो किसी की जान बचाने जा रहा है पहला। तो एक तो सबसे पहला काम ये है, हम जितना जल्दी पहुंचेंगे उतने जल्दी हम आग को बुझा पाएंगे जी। बेसिकली हमें जो चाहिए है जी, एक तो आप खुद फायर फाइटिंग ना करें जी, एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें उस बिल्डिंग में क्या है, कितने लोग फंसे हुए, इट विल हेल्प अस। हम जल्दी पहुंचेंगे और जो सामान चाहिए, जो मेरा अफसर वहां जाने के बाद कहेगा कि सर इसमें तो ये भी है, इसके लिए ये गाड़ी चाहिए, ये केमिकल चाहिए, तो हम सब एक संग लेके पहुंचेंगे जी। तो उससे क्या है, लाइफ जो है हम बचाने में, प्रॉपर्टी बचाने में आसानी होगी जी। क्योंकि अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत हम लोग को फेस हम कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन डिलेड है नंबर 1 और रॉन्ग भी है जी, ये करेक्ट नहीं है। अगर ये 2 चीज़ें हम मिल जाएंगी तो हम मुझे लगता है कि हम ज़्यादा जान बचा पाएंगे और ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी भी बचा पाएंगे। अभी ये थोड़ी सी मुश्किल आती है जी। दूसरा मेरा ये कहना है कि एक बहुत बड़ा जो हमारे पास समस्या है हिंदुस्तान में आती है, आग लग जाती है, लोग घेरा लगा देते हैं, वो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि हमारी गाड़ी पहले वाली तो आगे, दूसरी वाली आने के लिए सायरन बजा रही है, हटा रही है, वो डिले हो रहा है। हमारा क्या आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि आप भीड़ ना लगाएं,
बल्कि अगर मान लीजिए गली में आग लगी है तो और दूर हो जाएं। तो दूर हो जाएं और बाहर खड़े हो जाएं, हमारे फायर टेंडर को गाइड करें कि सर आग इस तरफ लगी है। क्योंकि जी। आप देखिए हर जगह मैप जरूर हो गई गूगल में, फिर भी Correct। मुश्किल है, गाड़ी जा सही बात है। पाएगी, अंदर तक जाएगी नहीं जाएगी, बाहर रोकनी पड़ेगी। तो अगर ये गाइडेंस दे देंगे, देखिए जितना टाइम हम बचा सकते हैं, आप जितनी जल्दी फायरमैन को या फायर सर्विस को आग के पास ले जाएंगे उतनी जल्दी आग बुझेगी। तो ये सारे मेजर अगर पब्लिक करेगी तो हम आग जल्दी बुझाएंगे, नुकसान कम होगा, आग फैलेगी कम, और क्या लोगों की जान माल बच जाएगी। हो थोड़ा सा ये हो रहा है कि जहाँ भी आग लगती है उसके भीड़ लग जाती है, चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, तो वो हम जाएंगे कैसे? अब हम सायरन में जा रहे हैं, हटा, तो 1 मिनट का डिले मीन्स आपने जो है नुकसान करा दिया। जितने मिनट डिले हो रहे हैं उतना ज्यादा नुकसान बढ़ रहा है। बताइए सर, इस तरह का हीरोइक काम हमारे देश में हो रहा है, आप जैसे हीरोज हमारे देश में, फायर फाइटर्स जैसे हीरो हमारे देश में, और हम अभी तक इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो इतनी डिटेल में नहीं जानते हैं सर जेके सुपर पॉडकास्ट की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सर। सर अब तक मैं सबका शुक्रिया जेके सुपर पॉडकास्ट की तरफ से करता था, आपका तो मैं देश की तरफ से करना चाहूंगा सर, क्योंकि जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं इसमें जान का रिस्क इन्वॉल्व है, दूसरों की जान बचानी है, सामान बचानी है, जानवर तक आप लोग बचा रहे हैं सर। ये सर हमारा सौभाग्य है जेके सुपर पॉडकास्ट की, हमें आपसे आपका वक्त मिला, आपसे बात करने का समय मिला, आपके बारे में जानने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।